नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह। इंडिया डेली में आपका स्वागत है। आज बात भारत पाकिस्तान बॉर्डर की। जी हां, राजस्थान को लेकर राजस्थान के 4 जिले जो हैं वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़े हुए हैं और साफ तौर पर जब सुरक्षा की बात आती है तो राजस्थान का नाम जो है वो सबसे पहले राजस्थान वासियों के हौसले और अ, हिम्मत को अक्सर देशभक्ति के तौर पर इतिहास में भी गिना गया है, आगे भी गिना ही जाएगा। साफ तौर पर आज इस चर्चा का विषय है कि मुख्य तौर पर पिछले कई सालों में हमने चुनौतियों का जो सामना किया है, उसको हम किस तरह से आगे उन कमियों को हम किस तरह से पूरा कर पाए हैं, आगे किस तरह से हमारे जो सुरक्षा के तौर पर देखा जाए भारत पाकिस्तान बॉर्डर के राजस्थान प्रांत को, उसको देखकर हम ये चर्चा बढ़ाना चाह रहे हैं। हमारे साथ योगेंद्र जोशी जी हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, लंबे समय तक पुलिस और बॉर्डर इलाके में रहे हैं, इंटेलिजेंस से भी जुड़े हुए हैं। साफ तौर पर उनसे जानना चाहेंगे, सर, मुख्य तौर पर चुनौतियां इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, खासकर जब ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने झंडा गाड़ा। क्या चुनौतियां अब राजस्थान के सामने हैं, खासकर पाकिस्तान से जुड़े हुए बॉर्डर को लेकर? देखिए, मैं आपकी आवाज पूरी नहीं समझ पा रहा हूँ, न सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं बॉर्डर के बारे में जितना समझता हूँ, जो आपने प्रश्न किया है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि कम से कम राजस्थान की, पूरे इंडिया में तो कई बॉर्डर हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, इनकी हमारे यहाँ पूरी बॉर्डर मिलती है। 3-3 हजार किलोमीटर है, किसी की 2,000 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान की जो सीमा है वो 1,500 किलोमीटर के आसपास ऐसी सीमा है जो हमारी जैसलमेर बाड़मेर से जुड़ती है। मैं तनोट माता गया था, वहां पर भी मैंने देखा था, हमारी बॉर्डर को देखा था, हमारे बॉर्डर पर जो जवान खड़े हैं उन लोगों को देखा था। तो मैंने ये महसूस किया कि जिस तरह की बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजाम होने चाहिए, जैसे नाइट विजन कैमरे हैं वो होने चाहिए सब जगह पर, और जो धोरे हैं, जो रेत के टीबे हैं, जो जैसे ही मैं 150 किलोमीटर की आपको बात कर रहा हूं जहां पर तब तारबंदी नहीं हो पाई है, तो वो ऐसी जगह है जहां पर रेत के टीबे जब गर्मी का मौसम आता है तो उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, उनमें हमारी तारबंदी टिक नहीं पाती है। और यही कारण रहता है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी गतिविधियां, नशे के खेप और कई प्रकार के जो लोग उसमें से घुसना चाहते हैं वो इन दिनों में घुस के आ जाते हैं। कई जगह तो मैंने ये महसूस किया है, कई बात देखा है कि उन रेगिस्तानी टीबों के नीचे अंडरग्राउंड टनल तक बना लेते हैं ये, और टनल बना करके और ये रेगिस्तान में किस जगह निकालते हैं पता ही नहीं पड़ता है। तो हमारी जो सेना है, हमारे अर्धसैनिक बल हैं जो इस बॉर्डर को संभालते हैं, उनको सबसे पहले इस बॉर्डर से संबंधित, देखिए हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति अभी इतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत होनी चाहिए। और जो देश हैं, अमेरिका, इजराइल, ये वो, उन लोगों ने अपनी बॉर्डर को सुरक्षित रखा है, सबसे पहले काम ये किया। लेकिन हमने 1947 के बाद से बॉर्डर पर ध्यान ही नहीं दिया। बांग्लादेश बॉर्डर पहले बना नहीं था, 47 के बाद तो बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया, लेकिन आज पाकिस्तान की बॉर्डर भी पूरी इस तरह से सुरक्षित नहीं है। अब राजनेताओं से बोलो तो वो कहते हैं साहब ऐसे ऐसे कंदराए हैं, पहाड़ है, झीलें हैं, हम वहां पर उस बॉर्डर को नहीं कर सकते हैं। और जब ये सत्ता में नहीं थे तो ये कहते थे साहब बॉर्डर से आतंकवादी कैसे घुस रहे हैं, इसका जवाब सरकार दे। तो ये एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते रहते हैं, लेकिन जो काम इनको करना चाहिए, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बयानबाजी बंद करके प्रैक्टिकल तौर पे इनको बॉर्डर की सुरक्षा करनी चाहिए। आज अगर मान लीजिए बांग्लादेश की तरफ से आतंकवादी या अंदर घुस रहे हैं, बांग्लादेशी या रोहिंग्यास घुस रहे हैं और नेपाल के बॉर्डर से घुस रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या इसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है? इन्होंने, केंद्र ने 50 किलोमीटर तक का एरिया बीएसएफ को संभाला दिया। अब बीएसएफ की जिम्मेदारी के 50 किलोमीटर तक कोई भी अवैध प्रवासी नहीं घुस सके, उनको रोकने की जिम्मेदारी इनकी है। इसी तरह से राजस्थान की सीमा है, 50 किलोमीटर तक इनका कानून चलेगा, दूसरे स्टेट का कानून नहीं चलेगा। तो आपने व्यवस्था अच्छी की है, आपने उनको रोकने के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन उनके ऊपर खर्च होना है, आपको उनके ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए। वहां जो गर्मी में, जो सर्दी में, बरसात में वहां लड़कियां रहती हैं, लड़कियां गश्त करती हैं, क्या उनके रहने के लिए, क्या उनके बाथरूम जाने के लिए, क्या उनके सुरक्षा के क्या कंप्लीट उपाय कर रखे हैं?
मैंने देखा बॉर्डर के ऊपर तारबंदी के पास जाके, वहां पर वो लोग सुबह आते हैं बेचारे। मैं कहता हूँ कि वो अपना जीवन यापन कैसे करते होंगे कि उनके टेंट और रहने की जगह इतनी दूर है। तो ये सब सुरक्षा के उपाय अगर सरकार करती है तो ये योगेंद्र जी मैं आपके पास भी आऊंगा, दोबारा आपके पास योगेंद्र जी मैं आपका दोबारा आऊंगा। हमारे साथ एस के मीणा जी जुड़े हुए हैं साथ में। एस के मीणा जी आपका स्वागत है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ आ रही है, आ रही है। मीणा जी हम अभी योगेंद्र जी से बात कर रहे थे कि किस तरह से चुनौतियां जो हैं मुख्य तौर पर सामना करना पड़ रहा है हमारी सुरक्षा एजेंसीज को। जो पिछले कुछ सालों में जो बदलाव होने चाहिए थे हमारे राजनेताओं या सरकारों के द्वारा किए जाने चाहिए थे, वो कितने काफी कितने नाकाफी हैं, आप अपनी राय इस बारे में व्यक्त करेंगे? आप सभी को मेरा नमस्कार। और थोड़ा सा मैं देरी से जुड़ा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अभी योगेंद्र जी ने जो बताया कि बॉर्डर में जो फेंसिंग लगी हुई है, हमारा 1000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। 4 जिले लगते हैं हमारे राजस्थान के, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। तो पाकिस्तान से खासकर जो समस्याएं देखी हमने, मैं 5.25 साल यहाँ आईबी का चीफ रहा राजस्थान में, तो उसमें जो समस्याएं हमने देखी, उसमें एक पाकिस्तान से जो घुसपैठ है वो एक बनी रहती है हमेशा। हमने कई बार पकड़े हैं और कई बार बॉर्डर के बीएसएफ की मदद से, स्टेट पुलिस की मदद से, हमारी अपनी इंटेलिजेंस के आधार पे, तो ये एक आशंका हमेशा बनी रहती है। दूसरा, जो बॉर्डर एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए वो पर्याप्त नहीं है। काफी हुआ है लेकिन अभी तक जो है थोड़ा बहुत अभाव है। जैसे रोड, सारी जगह रोड नहीं है उतने। भारतमाला जो भारत सरकार का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत मेन रोड हुए हैं, लेकिन जो इंटीरियर रोड्स हैं, कनेक्टिंग जो रोड्स है, उनमें थोड़ा सा अभी भी वो करना बाकी है। फिर दूसरा एक समस्या है कि वर्षा के समय बाड़मेर और जैसलमेर में खास करके पानी भर जाता है और उसकी निकासी की एक समस्या रहती है। तो ये एक ये समस्या है। दूसरी है आपकी जो पाकिस्तान से ड्रोन, वो ड्रोन के माध्यम से तस्करी मादक पदार्थों की खास करके और हथियारों की ये होती रहती है। इस पे भी हम लोग सतर्क रहते हैं, बीएसएफ भी सतर्क रहती है, स्टेट पुलिस भी सतर्क रहती है, हमारी आर्मी भी सतर्क रहती है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इसके एक चांसेस रहते हैं, आते हैं, कई बार आते हैं। हमारे टाइम पे भी मैं जब 5.25 साल यहाँ था, 2016 से 2021 मार्च तक, तो उस बीच में भी हमने कई बार जो है मादक पदार्थ पकड़े हैं। स्टेट पुलिस ने भी पकड़े हैं, आर्मी इसने बीएसएफ में भी पकड़े हैं। तो इस तरह से पकड़ते रहते हैं, लेकिन ये एक समस्या रहती है। तो इसमें जो सुधार करने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है, वो सुधार हमें जरूरी कदम उठाने चाहिए सबको मिलकर के, केंद्र सरकार को खास करके, क्योंकि बॉर्डर एरिया जो बॉर्डर एरिया में जो फेंसिंग है वो खास करके जो सर्दी में और गर्मी में हमारी पेट्रोलिंग करती है, हमारी जो लड़कियां भी पेट्रोलिंग करती हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है। तो उसको दूर करने के उपाय सोचना चाहिए। बीएसएफ का ये तो टेक्निकल इशू है, तो उसमें एक देखना चाहिए। फिर दूसरा ये है कि इसमें जो कनेक्टिविटी है बॉर्डर एरिया में, खास करके रोड वगैरह का, इसको वो करना चाहिए। और जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं और शिक्षा की सेवाएं हैं, इनमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। जो बॉर्डर एरियाज में जो पॉपुलेशन है उनको सुविधा दिया जाना जरूरी है। हाँ मीणा जी, एक बात मैं योगेंद्र जी से भी जानना चाहूंगा, फिर आपकी भी मैं राय लूंगा। जो रिश्तेदारियां जो खासकर बाड़मेर जैसलमेर की हमारे यहाँ राजस्थान में है और पाकिस्तान में है, वो एक बड़ी थ्रेट हमेशा से रही है। जो भी जासूस जो पकड़े जाते हैं या जो भी कई बार संदिग्ध पकड़े जाते हैं, उनकी आपसी रिश्तेदारी एक बड़ा विवाद होती है सूचनाओं के आदान प्रदान में। तो उसको लेकर क्या उपाय किए जा सकते हैं ताकि इस तरह की जो चीजें हैं, गतिविधियां हैं, वो ना बढ़े? योगेंद्र जी जानते हैं कि पिछली बार जो एक मंत्री के पीए थे वो 10 बार पाकिस्तान रह के आ गए और बाद में जब ये पता लगा तो एजेंसीज ने अपनी कार्रवाई भी की। योगेंद्र जी आपसे बात जानना चाहेंगे, उसके बाद मीणा जी आप अपनी बात कहें। देखिए देवेंद्र जी, ये एक समस्या रहे, इस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता। कारण ये है कि जो रिश्तेदारियां हैं, जो उस समय से जो रिश्तेदारियां चली आ रही हैं, जब भारत एक था, बांग्लादेश और पाकिस्तान जब एक था, उस समय से रिश्तेदारियां चली आ रही हैं। अभी क्या हुआ है? अभी तो मुश्किल से 1 या 2 जनरेशन ही निकली है, बाकी जनरेशन तो अभी बाकी है।
और अभी अभी जो जनरेशन पैदा हुई है उसकी भी रिलेशन वहां है। और देखिए जो धार्मिक स्थिति हमारे देश की है, जैसे ये तो जो जो जिनके पीए वहां पकड़े गए हैं, ये वहां देवता स्वरूप पूजे जाते हैं। वहां अगर पाकिस्तान की तरफ जाए तो ये जब वहां जाते हैं तो इनके लिए वहां कालीन बिछाए जाते हैं, इनकी सेवा की जाती है। इसी तरह से वहां के जो लोग हैं, जो यहाँ हमारे यहाँ के जो लोग हैं, उनकी इस तरह से पूजा और शुश्रूषा करते हैं। दूसरा, रिश्तेदारियां होती है तो अपने बच्चों की शादी ब्याह भी वहां करते हैं। अब आप देखिए कितनी बड़ी समस्या है कि सीआरपीएफ का जवान था और उसने बिना सरकार को बताए हुए पाकिस्तानी महिला से शादी कर ली और पाकिस्तानी महिला को ले आया। हमारे यहाँ पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो वीजा सिस्टम है वो बड़ा लिलियंट है, मतलब उसके ऊपर सख्ती नहीं है। हमारे यहाँ कोई शर्तें लगाई नहीं जाती कि भाई आप शादी करोगे तो पहले क्या करोगे। अब बताओ, पाकिस्तान से महिला आई और वो उसने यहाँ आकर के शादी कर ली, नेपाल के बॉर्डर से आई, अब बच्चे पैदा कर लिए। और आप देखिए जब पाकिस्तान और ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो क्या उसको हमारे देश की सेना भेज पाई वापस पाकिस्तान? नहीं भेज पाई। तो ये जो चीजें हैं, हमारे देश के जो कानून है, जो हमारे देश की विदेश नीति है, जो हमारे देश के पड़ोसियों से संबंध है, उनमें थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। अगर यहाँ से जाता है आदमी, वहां निकाह कर लेता है, बताओ। अच्छा, एक आदमी यहाँ निकाह करके, यहाँ पत्नी उसकी रह रही है, पाकिस्तान जाएगा वहां निकाह कर लेगा, वहां यहाँ बच्चे हो गए, पाकिस्तान में बच्चे हो गए। अब आप देखिए, एक आदमी है, 3 औरतें हैं, वो बच्चे वहां से यहाँ शिफ्ट कर लेता है, यहाँ एक बच्चा ने 4 बच्चे आ जाते हैं। अरे भाई, हमारे यहाँ इतना लीलियंसी आप करोगे तो हमारे यहाँ बांग्लादेश से ही बच्चे आ जाएंगे, पाकिस्तान से भी आ जाएंगे, ये कोई बात थोड़ी है। इसीलिए जो जो हमारा विदेश विभाग है उसको सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान जा रहा है ये क्यों जा रहा है। यहाँ पर देखिए जो बॉर्डर इंटेलिजेंस है, ये साहब कह रहे हैं आपने काम किया बहुत बॉर्डर इंटेलिजेंस में, लेकिन बॉर्डर इंटेलिजेंस की व्यक्तिगत सूचनाएं हमारे तक नहीं पहुंच पाती हैं। अब वो तब पहुंचे, या उनकी तो इसलिए पहुंच जाती है कि मुस्लिम से बात कर लेता है, पहुंच जाएगी। लेकिन हमारा हिंदू मुस्लिम के अंदर घुस के कैसे ले सकता है? ले ही नहीं पाते हैं। मैं देखता हूं, अभी आप चले जाओ, देखे यहाँ रामगंज में चले जाओ, किसी मुस्लिम बस्ती में चले जाओ, आप नाम पूछोगे एक का, वो बताएंगे ये आदमी यहाँ रहता ही नहीं है, वो सामने खड़ा रहेगा कि मोहम्मद रफी कौन है? साहब मोहम्मद रफी यहाँ रहता ही नहीं है। फिर आप कहोगे वो कौन सा है, वो क्या मोहम्मद रफी है? आपको मैं बताऊं, मैंने पुलिस की नौकरी की है, मोहल्ले में अगर आपका दबदबा नहीं है तो मुस्लिम मोहल्ले से अपराधी को पकड़ के नहीं ला सकते आप देखिए बिजली चोरी पकड़ी गई है। तो इस प्रकार से जो हमारे देश की स्थिति है उसके ऊपर हमारे राजनीतिक नेताओं को सोचना पड़ेगा। बॉर्डर पे मैं गया लोंगेवाला, आप देखिए वहां जो मिलिट्री का ये बीएसएफ का जवान है, उसके बैठने की जगह नहीं है, पत्थर बिछा करके बैठा है और घास फूस डाल करके छपरी बना रखी है, और एक टैंक, एक नीले रंग का पानी का टैंक भरा हुआ है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तू पानी कहां से पीता है, तेरे को पानी कहां से मिलता है? कि साहब गाड़ी आएगी वो पानी लेके आती है, तब मुझे पानी पीने को मिलता है। अरे साहब, बड़ी दयनीय स्थिति है। ये तारे तमगे लगा करके बॉर्डर के ऊपर के साहब सुरक्षित हैं, जाके देखो, उनसे पूछो कि भाई तुम ये इनकी क्या करते हैं, ये इनकी फोटो में खींचते हैं, इनको पैदल चलाएंगे, हथियारों को ऐसे शोबाजी दिखा करके इनकी फोटो में खिंचाएंगे। अरे उनके अंदर तो झांको, वो कितने परेशान है, उनका क्या गर्म खाना मिलता है क्या? उनके टिफिन में गर्म खाना आता है क्या? मैंने तो जब देखा तो मैं ताज्जुब कर गया। मैंने कहा मैं तो क्या पूछूंगा भाई, लेकिन मैंने जो देखा है उस सैनिक को, तो मैं गर्मी पड़ रही है, पानी की व्यवस्था नहीं, मैंने कहा जाते हो साहब, यहीं सोता हूँ, यहीं नहाता हूँ, जब ड्यूटी चेंज होगी तो दूसरा आदमी आएगा। तो स्थिति यह है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ये मजबूत करें, उनके रहने खाने की सब व्यवस्था करें। सड़कें, अब मैं गया था वहां से, वो तनोट माता से लोंगेवाला, सड़क टूटी हुई है पूरी, अभी भी टूटी हुई होगी, आप वहां दिखवा लें, नहीं ठीक करते। तो वो तो ठीक है, मिलिट्री वाले बेचारे सब है, लेकिन मैंने देखा रेत के टीबे नहीं हटते इनसे। तो बात यह है कि हमारे इन रिश्तेदारियों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, इनके बारे में। जो यहाँ के विदेश विभाग, अब पाकिस्तान का विदेश विभाग है, उसके अंदर जितने काम करते हैं अधिकारी, वो यहाँ के सब मुस्लिम लोगों से संपर्क में रहते हैं, वहां के मुस्लिम लोगों से संपर्क में रहते हैं। अरे भाई, हमारी जो विशेष सूचनाएं हैं, इनका आदान प्रदान तो आसानी से हो जाता है।
और बिल्कुल हमारे बिल्कुल, वो यहाँ आप के तो सही कह रहे नेता हैं, तक है, बिल्कुल आप हमारे सही यहाँ कह के तो रहे हैं आप। नेता भी है जो पाकिस्तान मीणा आते जाते रहते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, यहाँ की चुगलियां मां करते हैं, यहाँ की गोपनीय बातें वहां बता देते हैं। नेता कम है क्या? इन नेताओं को कौन बिल्कुल रोकेगा? बिल्कुल, मीणा जी से भी पूछते हैं। मीणा जी, जब आईबी रिपोर्ट देती है तो गृह मंत्रालय में रिपोर्ट देती है और उसके आधार पर भी चीजों को सॉर्ट आउट करने का काम किया जाता है। पिछले कई सालों में भी आईबी की रिपोर्ट के बाद काम किया गया होगा। लेकिन ये जो घर में घुस के जो सेंध लगाने वाले काम है, खासकर रिश्तेदारी वाले या हनी ट्रैप वाले जो मामले बढ़े हैं, इसको लेकर किस तरह से, क्या इसका लेकर कोई ना कोई उपाय या कोई प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि हमारी सूचनाएं देखिए वहां तक हम ना जाएं, या हम। देखिए मैं योगेंद्र जी की बातों से सहमत हूँ कि हमारे यहाँ से जो लोग उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, वहाँ के लोग मतलब जो पाकिस्तान आर्मी के लोग, पाकिस्तान बॉर्डर रेंजर जो लोग हैं वो, उनके आईएसआई, ये लोग बहुत टॉर्चर करते हैं वहाँ के जो हमारे लोग यहाँ आने जाने वाले हैं उनके ऊपर। हम लोग इतना नहीं करते, उस तरह का नहीं करते, सामान्य तरह से पूछताछ करते हैं और जितना सख्ती करना चाहिए उतना नहीं करते, लेकिन वो बहुत सख्ती करते हैं। तो उसके चलते जो है वहाँ जो लोग हैं उन पर इतना टॉर्चर करते हैं कि वो बताने के लिए मजबूर होते हैं। और ये आप समझिए जो रहमियार खान ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो हमारे सामने बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर के सामने है, उसको जो भारत सरकार मतलब आर्मी ने जो किया, डैमेज किया, ये आप ये समझिए कि ये पाकिस्तान ऐसी वो है, नासूर है इंडिया के लिए। ये कभी जो है आपके जितने भी आतंकवादी कैंप है, जितने भी आतंकवादी संगठन है, इनको कभी बंद नहीं करेगा ये अगर हम ये सोचते हैं या हमारे कोई लोग ये सोचते हैं कि ये बंद कर देंगे, ये कभी बंद नहीं करेंगे। ये जितना इनको फल फूलने देंगे, जितना इनको बढ़ावा देंगे, ये देते रहेंगे। इस पे नजर रखना, इनके सख्ती करना, पाकिस्तान पे सख्ती करना, ये हमारा काम है। हम लोगों को मतलब भारत सरकार को ये इनके ऊपर सख्ती हमेशा बनाए रखनी है। जैसे ये हो और हमको जैसे ऑपरेशन सिंदूर किया, उससे और मजबूती के साथ में हमें वहां अटैक करना है, वहां डैमेज करना है, इनके कैंपों को नष्ट करना है, आतंकवादियों को खत्म करना है, ये हमें बराबर करते रहना पड़ेगा। तो जो हम आपने बताया कि रिपोर्ट जो जाती है हमारी आईबी में, नेचुरली आईबी में जाती है, आईबी के हिसाब से आईबी जो है कंसर्न उसमें डिपार्टमेंट में भेजती है और नेचुरली उस पर एक्शन होता है। ये आप जानते हैं इस तरह। तो ये सारी चीजें हैं, मेरा ये कहना है इस बारे में। हनी ट्रैप को लेकर योगेंद्र जी, आपका और आपका हनी ट्रैप की जो समस्याएं हैं, घटनाएं हैं, वो लगातार बढ़ी हैं, चाहे वो फौज के लोग हों, चाहे वो बीएसएफ के लोग हों। वहां से अननोन जो कॉल आ रहे हैं, वो जो साइबर क्राइम में अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का जज या डिजिटल अरेस्ट की जो घटनाएं हैं, वो भी खासकर क्रॉस बॉर्डर की वजह से ही हो रही हैं। उस पर भी कुछ लगाम लगाने के जो प्रयास हैं वो होने चाहिए। देखिए देवेंद्र जी, सोशल मीडिया ऐसा मीडिया है जिसने पूरे वर्ल्ड को एक कर लिया। अब उससे तो कोई अछूता रहेगा नहीं। बात इतनी है कि सरकारें कितना कंट्रोल कर पाती हैं। अब बताओ, यहाँ के जो साइबर क्राइम करने वाले हैं वो अमेरिका वालों के चूना लगा दिया। मतलब देखो आप, वो अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहलाता है, वहां जाकर के उनको 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 ट्रेप कर लिया। अच्छा, उनको बंधक बना लिया उनको, और उनके पैसे खींच लिए। वो तो ठीक है कि उनके पास ऐसी सामर्थ्य है कि उन्होंने ये ट्रेप कर करके यहाँ पकड़े। अभी चालान वालान हो रहा बताया या इंडिया में, वो एफबीआई ने उनको पकड़ा है और उस तरह की कार्रवाई है। तो एफबीआई अमेरिका की, उसने करके ये सारे कार्रवाई की है। अब मुझे ये बताओ कि इन लोगों को कैसे रोका जा सकता है? इन लोगों को रोकने का तरीका ये है कि सरकार के जो ईमानदार लोग हैं वो काम करें। हमारे यहाँ तो बेईमानी का तो बोलबाला है। चाहे आप बजरी माफिया दे दो, कई देखो दुनिया भर में राजनेता मिले हुए हैं, पुलिस वाले मिले हुए हैं। अरे साहब पूछो मत। मतलब जो ईमानदारी हमारे देश में किसी जमाने में थी, वो ईमानदारी का खत्म हो गई। तो अब क्या है, इन सब चीजों को, ये हनी ट्रैप है। अब हनी ट्रैप में क्या है, वहां से लड़की बात करती है, आप व्हाट्सएप फेसबुक देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, लड़कियां कैसी कैसी बातें करती हैं। अब उसमें लड़के चक्कर में आ जाते हैं। अब मैं तो आपको क्या बताऊं, मैं बताओ, एक सऊदी अरब से एक आदमी है जो ऊंट चराता है, और वो यहाँ की एक लेडी से बात करता है, ये मुझे जानकारी पे। अब आप बताओ, ऊंट चराने वाला यहाँ की लेडी से व्हाट्सएप पे बात कर रहा है। अब फ्री मजे लेता है वो। मेरे को पता चला, मैंने उनसे कहा, मैंने ऐसे बात मत किया करो,
ये ऐसे का पता नहीं कोई बदमाश हो, कोई क्या हो, हनी ट्रैप में फंस जाओगे। तो मैं तो राय दे पाया हूं, लेकिन मेरे को कोई नहीं। चीज की जानकारी मिली, मैंने समझाया। लेकिन ये ऐसी चीजें तो बहुत हो रही होंगी, इनकी कोई कमी थोड़ी योगेंद्र है। जी, इसलिए योगेंद्र जी इन चीजों को क्या रोकने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो इसकी एक बड़ी वजह हो सकता है? तो आप दोनों से जानना चाहूंगा, राजनीतिक हस्तक्षेप जो है इस मामले में, सुरक्षा के मामले में खासकर, क्या राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा होता है अधिकारियों पर, एजेंसीज पर? देखिए, कम से कम बॉर्डर के ऊपर जो हमारे अधिकारी वगैरह रहते हैं, उन पर कोई ऐसा राजनीतिक हस्तक्षेप हमारे देश के नेता भी नहीं करते हैं और देश के अधिकारी भी नहीं करते हैं जिससे उस देश को कोई फायदा पहुंचे। लेकिन लापरवाही तो करते हैं। लापरवाही तो इनकी नियति में लापरवाही इसलिए करते हैं कि ये सुबह उठते हैं, रात तक नेतागिरी की बात करते हैं। मुझे बता दीजिए कि आजकल कोई नेता दिन भर बैठ करके कोई दफ्तर का काम करता है क्या? कोई ऐसा काम करता है कि जो समाज के फेवर का काम हो? नेतागिरी करें, चुनाव की बातें करेंगे 24 घंटे। अरे हर साल एक स्टेट में चुनाव होता है, हर साल, और ये लेक्चरबाजी में लगे रहते हैं। तो जनता की सेवा के लिए इनको टाइम कहाँ मिलता है? और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारें चुनने के बाद में भी वही कहलाएंगी, बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार। अरे भाई, जब चुने थे तब बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे। अब आप सरकार, अभी भी देखो, कोई आएगा बीजेपी का, झंडे लग जाएंगे बीजेपी के। अरे भाई, आप सरकार बन गई है, अब आप उन सब चीजों को छोड़ो, अब 5 साल तक जनता की सेवा करो। लेकिन हमारे देश में राजनीति इतनी हावी हो गई है कि जो जनता की सेवा करनी है, जो जनता के लिए मदद करनी है, जो जनता के लिए कानून बनाने हैं, उनको लागू करने हैं, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित करनी, उनके लिए इनके पास टाइम ही नहीं है। अभी तक आप बताइए, 12 साल सरकार को हुए, फिर भी बॉर्डर सुरक्षित नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं आपको कि कम से कम हमारे टीवी चैनल को अगर ये देख रहे हो, अधिकारी सुन रहे हो, तो मेहरबानी करके जो ये बॉर्डर है हमारी, जो 10,000 किलोमीटर की बॉर्डर है पूरी, इसको बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दें। इसको ऐसा कर दें कि कोई पंछी भी पर नहीं मार सके, तब तो सरकार है। तो मेरा जो आग्रह है वो ये है कि ये तब सभी रुकेगी जब हमारी सरकार सावचेत होंगी, और जो इधर के रहने वाले, उधर के रहने वाले लोग हैं, उनके नेटवर्क के बारे में पता करेंगे, उनके जानकारियों के बारे में पता करेंगे। आज सूचना लेने के लिए उनकी जाति बिरादरी में सेंध लगानी पड़ेगी, उनके लिए विशेष लोगों को नियुक्त करना पड़ेगा। ये सब करने के लिए आदमी के पास टाइम होना चाहिए, राजनेताओं के पास टाइम होना चाहिए, अधिकारियों के पास टाइम होना चाहिए, तब जाके हम सुरक्षित रह पाएंगे। मीणा जी, आप अपनी बात कहें। क्या योगेंद्र जी ने जो बताया, मैं उससे सहमत हूँ। राजनीतिक हस्तक्षेप तो नहीं है, लेकिन जो हमारी एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसी हैं, बीएसएफ बॉर्डर है, आर्मी है, आपकी जो स्टेट पुलिस है, सेंट्रल हाईवे, इनमें और सामंजस्य ज्यादा हो, समन्वय ज्यादा हो। इससे जितना समन्वय होगा, जितना इन एजेंसियों के लोगों को, पंचायत के लोगों को, बॉर्डर के लोगों को अवेयरनेस लाना जरूरी है उनमें, कि भाई इस तरह के कॉल ना उठाएं, इस तरह के कॉलों को जवाब ना करें, रेस्पॉन्स ना करें। और ऐसे ही अधिकारियों को, जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है, उनको ये अवेयरनेस लाना पड़ेगा कि भाई इस तरह के कॉलों का जवाब ना दें, इस तरह के कॉल ना अटेंड करें। ये अवेयरनेस की बात है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान का तो एक ही काम है, ISI का एक ही काम है, वो दिन भर इसमें लगा रहता है। तो 10 कॉल आते हैं तो एक में ट्रैप होने का चांसेस रहता है। लेकिन यही है कि जितना सतर्क रहेंगे, जितना हम वॉचफुल रहेंगे, जितना मेंटली अलर्ट रहेंगे, ये सारी चीजें हमको इन चीजों से बचाएगी। हनी ट्रैप जो है होता रहता है, ये सही है, इस पे एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन इसी का यही है कि इसमें अवेयर रहना पड़ेगा और सख्ती बरतनी पड़ेगी, और आपस में एजेंसियों में समन्वय की बहुत जरूरत है, और अवेयरनेस मैंने बताया इन लोगों में ज्यादा से ज्यादा लाने की जरूरत है। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बेबाकी से अपनी राय कहने के लिए, और कम से कम ऐसे सुझाव आपने दिए हैं जिनके सुझाव के चलते अगर सरकार मानती है तो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा और दूसरी चीजों में एक बढ़ोतरी भी होगी। खासकर इस ऐसी गतिविधियां जो बॉर्डर पार से हो रही हैं, उनको रोकने में भी कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी। आप योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। KC मीणा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप सभी का। अगली चर्चा में फिर हम मिलेंगे किसी एक विषय के साथ। थैंक यू।